दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर एक जबरदस्त मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी को देखा है, जिसमें 4 रिटायर्ड दोस्त एक ओल्ड एज होम में रहते हुए हर गुरुवार किसी के पिछले मर्डर केस को सॉल्व करने का काम करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि पिछले एक केस में उलझने के बाद प्रेजेंट में भी एक मर्डर हो जाता है और आखिरी में जब दोनों मर्डर्स की मिस्ट्री सामने आती है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो इस मूवी की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है जो सन 1973 के एक मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे और ये केस किसी एंजेला नाम की लड़की का था। फिर हम देखते हैं कि इस ग्रुप की सबसे सीनियर मेंबर एलिजाबेथ अपने साथी रॉन और इब्राहिम को बताती है कि जब एंजेला का बॉयफ्रेंड पीटर उससे मिलने उसके घर गया तो किसी दूसरे आदमी ने एंजेला के पेट में चाकू मारा और उसे घर की खिड़की से नीचे फेंक दिया। हालांकि इस बीच पीटर ने उस कातिल को पकड़ने की काफी कोशिश की और उसके पीछे भागा भी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने भी इस केस की अच्छी तरह से जांच की थी, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। एलिजाबेथ आगे कहती है कि इसमें सबसे खास बात यह है कि एंजेला के घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था, यानी यह हत्या बदले की भावना से की गई होगी। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि एंजेला की हत्या के कुछ दिनों बाद पीटर भी अचानक कहीं गायब हो गया, जो कि पहले आर्मी में था, लेकिन जंग के दौरान उसके पैर में चोट लगने की वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया गया था। तो रॉन कहता है पीटर उस दिन एंजेला को बचाने की कोशिश भी तो कर सकता था, आखिर उसने उसे बचाया क्यों नहीं? जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि पुलिस की पूछताछ के दौरान पीटर ने बताया था कि एंजेला के खिड़की से नीचे गिरने के बाद इतना खून बह गया था कि वो कुछ ही देर में मर गई। उसे इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके। खैर, आगे वो कहती है कि अगर हमें इस केस को सुलझाना है तो हमें इसके लिए किसी मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत है। फिर अगले सीन में हमें जोयस नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ बातें करते नजर आती है। दरअसल ये जोयस स्कूपर चेस नाम के एक ओल्ड एज होम में रहने के लिए आई थी। हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को क्लब हाउस दिखाने ले जाती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात एलिजाबेथ और उसके साथियों से होती है, यानी ये सब भी इसी स्कूपर चेस ओल्ड एज होम में ही रहते हैं। तभी क्लब हाउस में चल रही इन्वेस्टिगेशन देखकर जोयस सभी से पूछती है, यहाँ तो गेम खेले जाते हैं ना, फिर आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? ये सुनते ही एलिजाबेथ जल्दी से सब कुछ छुपाकर कहती है, थर्सडे के दिन यहाँ गेम नहीं होते और हम सभी साथी यहाँ पुराने केसेस की छानबीन करते हैं। अब जोयस उनकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसी बीच एलिजाबेथ ये नोटिस कर लेती है कि जोयस ने एंजेला की डेड बॉडी की फोटो देख ली थी, लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं और हंसते हंसते चली गई। इसलिए थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ अपने साथियों के साथ जोयस के पास जाती है और फिर बातचीत से पता चलता है कि जोयस असल में पहले एक नर्स थी, इसलिए उसे डेड बॉडी की फोटो देखकर घबराहट नहीं हुई। अब उसके नर्स होने का मतलब था कि इन लोगों को जिस मेडिकल एक्सपर्ट की तलाश थी वो काम जोयस संभाल सकती थी। इसीलिए अब एलिजाबेथ जोयस को फिर से एंजेला की फोटो दिखाकर पूछती है कि ये लड़की दूसरी मंजिल से नीचे गिरी थी, तो तुम्हें क्या लगता है उस वक्त उसे बचाया जा सकता था या नहीं? तो जोयस जवाब देती है कि ये ऐसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसके वेट का पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन फोटो देखकर लगता है कि उसका काफी खून बह गया है, इसलिए शायद बचा पाना मुश्किल हुआ होगा। पर तभी पास खड़ा इब्राहिम कहता है कि एंजेला का वजन लगभग 46 किलोग्राम था, अब बताओ। तो ये सुनकर जोयस कहती है फिर तो इसे बचाया जा सकता था, क्योंकि गिरने का इम्पैक्ट इतना बुरा नहीं हुआ होगा। इसके बाद एलिजाबेथ जोयस से पूछती है, क्या तुम हमारे थर्सडे मर्डर क्लब को ज्वाइन करोगी? वैसे भी हमें एक मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत है। अब जोयस को ये सब देखकर मजा आ ही रहा था, इसलिए वो भी उनके क्लब में शामिल हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉयन नाम का एक आदमी रेस्टोरेंट में अपने एक दोस्त बोगडन के साथ बैठा होता है और स्कूपर चेस ओल्ड एज होम को तोड़ने की बातें कर रहा होता है। दरअसल रॉयन उस ओल्ड एज होम की जमीन का मालिक है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वहाँ लग्जरी फ्लैट्स बनाना चाहता है, लेकिन बोगडन उसे समझाता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ के बूढ़े लोग इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। तभी रॉयन कहता है कि मेरे लिए उन्हें हटाना आसान है, लेकिन वो तब हो पाएगा जब मेरा पार्टनर टोनी मेरा साथ देगा। ये सुनकर बोगडन कहता है कि फिर दिक्कत क्या है? तो रॉयन कहता है कि दिक्कत यही है कि वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसकी आंटी मैरी उस ओल्ड एज होम में रहती है और वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहता। ये सुनकर बोगडन रॉयन से कहता है कि फिर तो तुम्हें टोनी का साथ देना चाहिए और कोई दूसरी जगह तलाश करनी चाहिए। लेकिन रॉयन कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो शायद हम ये काम पूरा कर लें। वो बताता है कि खुदाई वाले लोग सोमवार को स्कूपर चेज में आएंगे, इसलिए अगर तुम वहां जाकर खुदाई का काम करवाओ तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा,
जिससे तुम अपनी माँ का इलाज करवा पाओगे। अब बोगडन मजबूर था, इसलिए वो रॉयन की बात मान जाता है। फिर अगले सीन में हम एलिजाबेथ और उसकी टीम के साथ साथ टोनी और उसकी आंटी मैरी को भी बातें करते देखते हैं। फिर बातचीत के बाद सभी क्लब हाउस की ओर जाने लगते हैं, जिसके बाद जोयस सभी से पूछती है कि वो आदमी कौन था। तो एलिजाबेथ बताती है कि उसका नाम टोनी है और वो रॉयन का पार्टनर है जो इस ओल्ड एज होम की जमीन का मालिक है। वो बताती है कि रॉयन इस ओल्ड एज होम को तोड़ना चाहता है ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके, लेकिन जब तक टोनी हमारे साथ है हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देगा। अब सभी क्लब हाउस पहुंच जाते हैं, जहां एलिजाबेथ जॉयस को एंजेला के केस की पूरी जानकारी देती है। वो बताती है कि एंजेला के बॉयफ्रेंड पीटर से पुलिस ने काफी पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं वो पीटर पहले आर्मी में था, लेकिन चोट की वजह से उसे रिटायर कर दिया गया, इसलिए आखिर में उसे अच्छा इंसान मानकर छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पेनी नाम की एक नई ऑफिसर आई, जिसने पीटर से दोबारा पूछताछ की इजाजत मांगी, लेकिन डिपार्टमेंट ने मना कर दिया क्योंकि वो उसे अच्छा मानते थे, जिस वजह से वो केस बंद कर दिया गया और कुछ दिन बाद पीटर भी गायब हो गया। लेकिन फिलहाल जोयस उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोगों को ये केस कौन देता है। तो एलिजाबेथ बताती है कि वही ऑफिसर पेनी जो मेरी दोस्त है। हमने ही मिलकर थर्सडे मर्डर की शुरुआत की थी ताकि बंद पड़े केसेस को सुलझा पाएं। लेकिन पेनी इस वक्त हमारे साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब है और ओल्ड एज होम के हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ पेनी से मिलने जाती है और उसे एंजेला के केस के बारे में सब बताती है। वहीं पास बैठा पेनी का पति जॉन एलिजाबेथ से उसके पति स्टीफन के बारे में पूछता है। तो एलिजाबेथ कहती है कि स्टीफन की हालत और खराब हो गई है। फिलहाल डिमेंशिया की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वो भी ओल्ड एज होम में रहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे घर से बाहर निकलने नहीं देती। खैर, अब अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर डोना ओल्ड एज होम में आती है और वहाँ के सभी लोगों को होम सेफ्टी का लेक्चर देती है और फिर काम खत्म होने के बाद वो एलिजाबेथ और उसकी टीम के साथ लंच करती है। आखिर में अब डोना वहाँ से जाने लगती है तो उसकी मुलाकात एलिजाबेथ के ही टीम मेंबर रॉन के बेटे रिची से होती है, जो कि एक बड़ा सेलिब्रिटी है। और फिर रिची से मिलने के बाद वो वापस पुलिस स्टेशन चली जाती है। तभी एलिजाबेथ सभी से कहती है, हम इस लड़की को भी अपनी टीम में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही होशियार है और एक पुलिस ऑफिसर भी है। फिर जब वो वापस अंदर जाते हैं तो उनकी नजर टोनी और रॉयन पर पड़ती है, जो एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। अब रॉयन गुस्से में चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर एलिजाबेथ टोनी से पूछती है, आखिर रॉयन तुमसे किस बात पर लड़ाई कर रहा था? तो टोनी कहता है वो कुछ दिनों में इस जगह को तोड़ना चाहता है क्योंकि वो यहाँ लग्जरी फ्लैट्स बनाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। ये सुनकर इब्राहिम कहता है, हमारे ओल्ड एज होम के एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि अगर यहाँ कोई दूसरी बिल्डिंग बनेगी तो जमीन के मालिक को हमसे इजाजत लेनी होगी। जिस पर टोनी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इसीलिए कल मैंने एक मीटिंग रखी है जहां हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अगले दिन सभी लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं और कुछ देर के बाद रॉयन भी वहां आ जाता है। वो कहता है, मैं इस ओल्ड एज होम के बदले आपको कहीं और रहने के लिए एक अच्छी जगह बनवा दूंगा। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं और ये जगह हमें बहुत ही पसंद है, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। साथ ही इब्राहिम कहता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि तुम हमारी इजाजत के बिना इस जगह के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब रॉयन उनकी बातों को नजरअंदाज करके कहता है कि आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसमें आपका ही नुकसान है। वो आगे कहता है कि सोमवार से खुदाई करने वाले लोग यहाँ आ जाएंगे और काम शुरू कर देंगे, इसलिए आप लोग तैयार रहना। और इतना कहकर वो मीटिंग से अपने घर पहुंचता है। इसके बाद जब वो फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तो अचानक घर में छुपा एक अनजान आदमी उस पर हमला कर देता है और टोनी को मार देता है। फिर टोनी की मौत की खबर सुनकर पुलिस तुरंत उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे कातिल का पता लगाया जा सके। अगले सीन में जॉयस रेडियो पर टोनी की मौत की खबर सुनकर हैरान हो जाती है। अब वो फौरन अपनी टीम को बताती है कि टोनी का मर्डर हो गया है और ये सुनकर पूरी टीम सदमे में पहुंच जाती है। तभी एलिजाबेथ कहती है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि टोनी को किसने मारा। तो जॉयस कहती है कि पुलिस इस वक्त एक लिस्ट बना रही होगी जिसमें वो उन सभी लोगों के नाम लिखेंगे जो टोनी को मार सकते थे, इसलिए अगर हमें वो लिस्ट मिल जाए तो हम कातिल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो एलिजाबेथ कहती है कि इस काम में बस एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है और वो है ऑफिसर डोना। इसके बाद इब्राहिम जल्दी से डोना के पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और एक झूठी कहानी सुनाता है
कि मेरे दोस्त रॉन को टोनी के मर्डर केस से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी बात पता है, जिससे आप कातिल को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे तो आपको स्कूपर चेज ओल्ड एज होम आना होगा, क्योंकि रॉन की तबीयत बहुत ही खराब है। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाऊंगा। उधर एलिजाबेथ और जॉयस पुलिस स्टेशन में जाकर डोना से मिलती हैं और कहती हैं कि हमें टोनी के मर्डर को सुलझाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो डोना बताती है कि मैं उस टीम में नहीं हूँ जो टोनी के केस की जांच कर रही है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अब एलिजाबेथ कहती है, अगर मैं तुम्हें उस टीम में शामिल करवा दूं तो क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? तो ये सुनकर डोना खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी एक मर्डर केस में काम करना चाहती थी। इसके बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही एलिजाबेथ इब्राहिम को कॉल करती है और कहती है कि अब तुम अपना प्लान शुरू कर दो। उधर थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर क्रिस ओल्ड एज होम आकर रॉन से मिलता है और कहता है, आपको टोनी के बारे में जो कुछ भी पता है कृपया मुझे बताएं। तो रॉन कहता है, मैं बस उसी ऑफिसर को वो सब कुछ बताऊंगा जो कल यहाँ लेक्चर देने आई थी। अब इब्राहिम क्रिस को बताता है कि रॉन ऑफिसर डोना की बात कर रहा है, क्योंकि उसे डोना बहुत पसंद आई, इसलिए वो सिर्फ उसी से बात करेगा। ये सुनकर क्रिस घबरा जाता है, क्योंकि डोना एक नई ऑफिसर थी और जांच टीम में उसे शामिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन इब्राहिम कहता है कि सर, आप ऐसे ही उसको अपनी टीम में शामिल करवा लो, चाहे उससे कुछ काम मत करवाना, इससे आपका भी काम हो जाएगा और रॉन का भी। अब क्रिस को ये आइडिया सही लगता है और वो डिपार्टमेंट से बात करके डोना को टीम में शामिल कर लेता है। अगले दिन एलिजाबेथ जॉयस के पास आती है और कहती है कि मेरी एक दोस्त ने ओल्ड एज होम की अकाउंट डिटेल्स निकाली हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। मुझे पता चला है कि तुम्हारी बेटी जेनी फाइनेंस में माहिर है, हमें उसकी मदद लेनी होगी और तभी हम टोनी के केस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जॉयस इस बात के लिए राजी हो जाती है। अब सीन में क्रिस अपनी जेब से एक फोटो निकालकर डोना को दिखाता है, जो टोनी के घर से मिली थी। अब डोना फोटो में टोनी के बगल में खड़े इंसान को पहचान लेती है और कहती है, इसका नाम बॉबी है और ये एक बड़ा गैंगस्टर है। दरअसल मैं जिस पुलिस स्टेशन में पहले काम करती थी, वहाँ की पुलिस उसे सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। अब फोटो को और ध्यान से देखने पर डोना को पता चलता है कि टोनी और बॉबी के बगल में एक और इंसान था, लेकिन फोटो में सिर्फ उसका हाथ दिख रहा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती। अगले सीन में एलिजाबेथ अपनी पूरी टीम को एक कमरे में इकट्ठा करके बातें कर रही होती है। तभी जॉयस के पास जेनी का मैसेज आता है, जिसमें ओल्ड एज होम की अकाउंट डिटेल्स की जानकारी होती है। उसे पढ़कर जॉयस को पता चलता है कि अगर टोनी मर जाता है तो उसके हिस्से के $12 मिलियन रॉयन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद क्रिस और डोना भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद क्रिस रॉन से कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि तुम टोनी के बारे में क्या जानते हो। तो रॉन कहता है कि मैंने 1-2 दिन पहले टोनी और रॉयन को आपस में झगड़ते देखा था और हो सकता है कि वो पैसों के लिए लड़ रहे हों। तभी एलिजाबेथ क्रिस से पूछती है कि आपको टोनी के घर के सिक्योरिटी कैमरे से कुछ पता चला? तो क्रिस कहता है नहीं, क्योंकि उसके घर का सिक्योरिटी सिस्टम खराब था। एलिजाबेथ पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि टोनी की मौत कब हुई? क्रिस कहता है, ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है, मैंने टोनी से जुड़ी कई चीजें पता की हैं, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद वो उसे जेनी की भेजी PDF दिखाकर कहती है, इससे हमें पता चला कि अगर टोनी मर जाता तो उसके $12 मिलियन रॉयन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते, यानी टोनी की मौत से रॉयन को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। एलिजाबेथ कहती है, स्कूपर चेज ओल्ड एज होम के सिर्फ 2 पार्टनर्स नहीं बल्कि 3 पार्टनर्स हैं, और ये बात मुझे अकाउंट डिटेल्स से पता चली, लेकिन वो तीसरा इंसान कौन है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो अब ये सारी बातें सुनकर क्रिस कहता है, आप ये PDF मुझे भेज दीजिए। लेकिन एलिजाबेथ कहती है, पहले आप मुझे टोनी की मौत का समय बताएं, तभी मैं आपको ये PDF दूंगी। इस तरह मजबूरी में क्रिस को समय बताना पड़ता है, जो सुबह 11:48 था। फिर PDF लेने के बाद क्रिस ओल्ड एज होम से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात रॉन के बेटे रिची से हो जाती है। असल में वो रिची का बड़ा फैन था, इसलिए वो उनके साथ फोटो खिंचवाने लगता है। और इसी बीच अचानक डोना रिची के हाथ पर बने एक टैटू को नोटिस करती है और थोड़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो रास्ते में क्रिस से कहती है कि फोटो में तीसरा इंसान कोई और नहीं बल्कि रिची है, क्योंकि रिची के हाथ का वही टैटू फोटो में तीसरे आदमी के हाथ पर भी है। तो ये सुनकर क्रिस के होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो कहता है कि अब हमें रिची और रॉयन दोनों पर नजर रखनी होगी। अब थोड़ी देर के बाद क्रिस और डोना रॉयन के घर पर जाकर उससे बॉबी के बारे में पूछताछ करते हैं। तो रॉयन बताता है कि बॉबी टोनी का बहुत अच्छा दोस्त था और ओल्ड एज होम का तीसरा पार्टनर भी।
आगे क्रिस पूछता है, इस वक्त बॉबी हमें कहाँ मिलेगा? तो रॉयन कहता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि बॉबी कई सालों से गायब है। तभी डोना सीधे रॉयन से पूछती है, क्या आपने टोनी को मारा? तो रॉयन कहता है, भला मैं क्यों ऐसा करूंगा? टोनी मेरा बिजनेस पार्टनर था। जिस पर क्रिस कहता है, अगर टोनी मर जाए तो उसके $12 मिलियन आपके पास आ जाएंगे, इसलिए हमारा मानना है कि आपको उसकी मौत का फायदा हुआ है। तो ये सुनकर रॉयन के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, मुझे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन मैंने टोनी को नहीं मारा। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ और उसकी टीम ओल्ड एज होम से टोनी के घर पहुंचने का समय पता लगा रही होती है, ताकि वो ये जान सकें कि मीटिंग के दिन रॉयन टोनी की मौत के वक्त तक उसके घर पहुंच पाया था या नहीं। फिर इब्राहिम एलिजाबेथ को बताता है, रॉयन ने टोनी को नहीं मारा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो टोनी की मौत के 7 मिनट बाद पहुंचा होगा। एलिजाबेथ तुरंत ये बात डोना को मैसेज कर देती है। फिर डोना क्रिस को बताती है, सर, रॉयन ने टोनी को नहीं मारा, क्योंकि वो मौत के वक्त तक उसके घर नहीं पहुंच पाया था। अब क्रिस पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? तो डोना कहती है कि एलिजाबेथ और उसकी टीम इस केस पर काम कर रही है और उन्होंने मुझे ये बताया। लेकिन क्रिस उस पर भरोसा नहीं करता। पर तभी उसका एक जूनियर ऑफिसर आकर बताता है, सर, टोनी की मौत के वक्त रॉयन का उसके घर पहुंचना नामुमकिन था। ये सुनकर क्रिस को यकीन हो जाता है कि डोना सही थी। वहीं अगले सीन में डोना एलिजाबेथ को बताती है कि मुझे टोनी के घर से एक फोटो मिली थी, जिसमें टोनी के साथ बॉबी भी था। अब बॉबी का नाम सुनते ही एलिजाबेथ कहती है, वो बहुत ही खतरनाक है और ड्रग्स के धंधे के साथ साथ लोगों को मारने का भी काम करता है। अब डोना कहती है, उसे पकड़ने में मुझे आपकी मदद चाहिए। तो एलिजाबेथ कहती है कि मैं तभी मदद करूंगी जब तुम मुझे टोनी के केस से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी दोगी। अब डोना कहती है, फोटो में रॉयन का बेटा रिची भी है। तो ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो डोना से कुछ और पूछ पाती, इससे पहले उसकी नजर पीछे खड़े एक अनजान आदमी पर पड़ती है, जिसके बाद वो फोन काटकर जल्दी से ओल्ड एज होम के कब्रिस्तान में जाकर छुप जाती है। लेकिन तभी वो आदमी पीछे से आकर कहता है, इस सब से दूर रहो, इससे तुम्हारी ही जान को खतरा है। और इस तरह धमकी देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में एलिजाबेथ पेनी के पति जॉन से बातें कर रही होती है, जहाँ जॉन उससे पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? तो एलिजाबेथ कहती है, उसने चेहरा ढका हुआ था और कब्रिस्तान में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं उसे नहीं देख पाई। अब जॉन कहता है, तुम्हारे हिसाब से रॉयन ने टोनी को नहीं मारा, लेकिन वो इस काम को किसी और से भी तो करवा सकता है। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि मैं भी यही जानना चाहती हूँ, और साथ ही मेरे एक पुलिस खबरी से मुझे पता चला कि रॉयन का बेटा रिची सेलिब्रिटी बनने से पहले टोनी और रॉयन के लिए काम करता था। लेकिन अभी तक मैंने ये बात रॉयन को नहीं बताई, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएगा। और ये कहकर एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ओल्ड एज होम के लोग रॉयन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में रॉयन भी वहाँ पहुँच जाता है और भीड़ को देखकर अपने दोस्त बोगडन को कहता है कि तुम कब्रिस्तान के पीछे वाले रास्ते से जाकर वहाँ खुदाई शुरू कर दो। इस तरह बोगडन चुपचाप पीछे वाले रास्ते से कब्रिस्तान में घुस जाता है। उधर रायन कार से उतरकर सभी से पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। पर तभी भीड़ में खड़ी एलिजाबेथ की नजर बोगडन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या रायन ने तुम्हें टोनी को मारने के लिए पैसे दिए थे? तो बोगडन कहता है कि मैं रायन के लिए कई काम करता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं करता। अब बोगडन से पूछताछ के बाद एलिजाबेथ प्रोटेस्ट में वापस से शामिल हो जाती है और इस बीच भीड़ से डरकर रायन अपनी कार की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो अब जॉयस उसकी बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि रायन मर चुका है, यानी एक के बाद एक लोग मर रहे थे, लेकिन क्यों और किसके द्वारा ये हमें दिखाया नहीं जा रहा था। खैर, अब अगले सीन में एलिजाबेथ सभी से कहती है कि रॉयन अपने आप नहीं मरा, बल्कि उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि डोना को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि किसी ने रॉयन को भारी मात्रा में ड्रग्स दी थी, जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हुई। और मेरे हिसाब से किसी ने प्रोटेस्ट की भगदड़ में रॉयन को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया होगा, यानी ओल्ड एज होम में ही रहने वाले किसी आदमी ने रॉयन को मारा है। वो आगे कहती है कि डोना ने मुझे बताया था कि तीसरा इन्वेस्टर बॉबी है, इसलिए अब हमें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि रायन की वसीयत में लिखा है कि उसकी मौत के बाद भी ओल्ड एज होम को तोड़ने का काम जारी रहेगा, और अब बॉबी ओल्ड एज होम का आखिरी मालिक है, इसलिए वही इसे टूटने से बचा सकता है। अब थोड़ी देर के बाद बोगडन एलिजाबेथ से मिलने आता है और स्टीफन के साथ बैठकर शतरंज खेलने लगता है। इसके बाद जब एलिजाबेथ वहाँ पहुँचती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
जिस पर बोगडन कहता है कि मुझे तुम्हें एक जरूरी चीज दिखानी है, इसलिए तुम मुझे एक रात कब्रिस्तान में मिलो। वहीं दूसरी ओर क्रिस और डोना रिची से पूछताछ कर रहे थे। अब क्रिस पूछता है कि टोनी का मर्डर हुआ तब तुम कहां पर थे, लेकिन रिची इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। फिर डोना सीधे पूछती है, क्या तुमने रायन के कहने पर टोनी को मारा था? तो ये सुनकर रिची कहता है कि भला मैं उसकी बात क्यों मानूंगा, मुझे तो उससे नफरत है। तो डोना कहती है, मुझे पता चला है कि जब तुम सेलिब्रिटी नहीं बने थे तब रायन तुम्हारे कई कर्ज चुकाया करता था और उसके एहसान को उतारने के लिए तुम उसके छोटे मोटे काम किया करते थे। ये सुनकर रिची कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं और उसका इस सब से क्या लेना देना है। इस तरह जब रिची वहाँ से जाने लगता है तो क्रिस उससे बॉबी के बारे में पूछता है, लेकिन वो इस सवाल का भी जवाब नहीं देता। इसलिए मजबूरी में क्रिस टोनी के मर्डर केस में रिची को अरेस्ट कर लेता है। फिर अगले सीन में रॉन और इब्राहिम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ओल्ड एज होम के किस आदमी ने रायन को मारा होगा। तभी रॉन के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है और उसे पता चलता है कि रिची को अरेस्ट कर लिया गया है। उधर रात के वक्त एलिजाबेथ बोगडन से मिलने के लिए कब्रिस्तान में जाती है। अब बोगडन उसे एक कब्र के पास ले जाता है और बताता है कि आज सुबह मैंने ये कब्र खोदी तो मुझे इसके अंदर 2 लाशों के कंकाल मिले, एक ताबूत के अंदर और दूसरा ताबूत के ऊपर। वो कहता है कि आखिर एक कब्र में 2 लोगों के कंकाल कैसे हो सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि किसी का मर्डर करके उसकी लाश यहाँ छुपा दी गई है। तो ये सुनकर एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं और वो इस बात की खबर पुलिस को दे देती है, जो उस कंकाल को अपने साथ ले जाते हैं। फिर रात के वक्त जब एलिजाबेथ अपने घर पर सो रही होती है तो कोई शख्स उसे फूलों के गुलदस्ते के साथ एक मैसेज भेजता है, अब ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसलिए अगर तुम पीछे नहीं हटी तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। अब अगले सीन में डोना एलिजाबेथ को बताती है कि जो लाश आपको कब्रिस्तान में मिली थी वो किसी पीटर नाम के आदमी की थी। अब पीटर का नाम सुनकर एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही पीटर होता है जिसके बारे में वो और उसकी टीम जांच कर रही थी, 1973 वाला पीटर। लेकिन अब सवाल था कि आखिर उसकी लाश कब्रिस्तान में कैसे आई। उधर पुलिस स्टेशन में क्रिस रिची से रायन के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन रिची कुछ भी नहीं बताता और तभी वहाँ रॉन, इब्राहिम और जोयस आ जाते हैं। फिर रॉन कहता है, मेरा बेटा बेकसूर है, आपने उसे बेवजह अरेस्ट किया है। तो क्रिस जवाब देता है कि आपका बेटा हमें रायन के बारे में कुछ नहीं बता रहा। ये सुनकर रॉन रिची से रिक्वेस्ट करता है कि जो भी उसे पता हो वो इन लोगों को बता दो और यहाँ से चलो। अब रिची के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो क्रिस से कहता है कि जब टोनी का मर्डर हुआ तब मैं रायन की पत्नी गेमा के साथ था, क्योंकि मेरा उससे अफेयर चल रहा है। ये सुनकर क्रिस हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम ये बात साबित कर सकते हो? तो अब रिची अपने फोन से एक फोटो निकालकर दिखाता है जिसमें वो गेमा के साथ था, और फोटो का समय और तारीख देखकर क्रिस समझ जाता है कि रिची ने रॉयन को नहीं मारा। इस तरह अब रॉन अपने बेटे को लेकर अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। अगले सीन में एलिजाबेथ और डोना फूलों के बाजार में जाती हैं, जहां एलिजाबेथ कहती है कि वो हमें यहीं मिलेगा, जिस पर डोना पूछती है, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि वो यहीं मिलेगा? तो एलिजाबेथ जवाब देती है कि कल रात मुझे किसी ने फूलों का गुलदस्ता भेजा था और वो फूल बहुत ही ताजा थे, जो तभी संभव है जब उन्हें किसी पास की जगह से भेजा गया हो। इसके बाद एलिजाबेथ गुलदस्ते पर लगे कार्ड का सभी दुकानों से मिलान करने लगती है और आखिरकार उसे वो दुकान मिल जाती है। अब उस दुकान में एलिजाबेथ की मुलाकात बॉबी से होती है, जहां बॉबी कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब उसके ये कहते ही साफ हो जाता है कि बॉबी का ही कोई आदमी एलिजाबेथ को धमका रहा था ताकि वो उसे ढूंढना बंद कर दे, और बॉबी ऐसा इसीलिए करवा रहा था ताकि अपनी पहचान पुलिस से छुपा सके। अब डोना पूछती है, क्या तुमने टोनी और रॉयन को भी मरवाया? तो बॉबी जवाब देता है कि मैंने उन्हें ना मारा और न मरवाया। जब उनकी मौत हुई तब मैं प्रिंस खालिद के 21वें जन्मदिन की पार्टी के लिए फूलों की सजावट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने सारे बुरे धंधे छोड़कर ये काम शुरू किया और मुझे इससे खुशी मिलती है। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि टोनी और रॉयन की मौत से स्कूपर चेज ओल्ड एज होम की पूरी जमीन पर मेरा हक हो जाएगा, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी ही उसे अच्छे दामों पर बेचने वाला हूँ। अब ये सुनकर एलिजाबेथ डोना को कहती है, तुम बाहर जाओ, मुझे बॉबी से कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी ओर बोगडन स्टीफन के साथ शतरंज खेल रहा होता है। तभी स्टीफन कहता है, मैं एलिजाबेथ की सारी बातें सुनता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही टोनी को मारा है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे तुम्हारी क्या मजबूरी थी, लेकिन असली कातिल तुम हो। तो ये सुनकर बोगडन के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया
उधर डोना के बाहर जाते ही बॉबी का एक आदमी दुकान में आता है और कहता है, बॉस, मैंने एम्स्टरडैम से आए 4 मजदूरों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। और ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और बॉबी से पूछती है, तुम्हारा आदमी मजदूरों के पासपोर्ट क्यों इकट्ठा कर रहा है? तो बॉबी जवाब देता है, ये हमारा नया बिजनेस है, मैं बाहर से आए मजदूरों को काम देता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे धोखा ना दें, इसलिए उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेता हूँ। ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है, ये कानूनन अपराध है, इसके लिए मैं तुम्हें 25 साल के लिए जेल में डलवा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बच सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने नए धंधे को बंद करना होगा। और स्कूपर चेज ओल्ड एज होम की बात करें तो तुम्हें उसे मेरी एक खास दोस्त को बेचना होगा, जो वो जगह अच्छे दामों में लेने के लिए तैयार है। इसलिए अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी पहचान सबसे छुपा कर रखूंगी। अब बॉबी को ये डील अच्छी लगती है, इसलिए वो एलिजाबेथ की बात मान लेता है। इसके बाद जब एलिजाबेथ वहाँ से जाने लगती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, इसलिए वो पलटकर बॉबी से कहती है, तुमने अभी कहा कि ये हमारा नया बिजनेस है, तो तुमने हमारा शब्द क्यों यूज किया? जिस पर बॉबी जवाब देता है कि वो टोनी ही मेरा पार्टनर था। दरअसल बाहर से आए मजदूरों में से कुछ को मैं अपनी फूलों की दुकान में रखता था और बाकी स्कूपर चेज ओल्ड एज होम में चले जाते थे। तो एलिजाबेथ कहती है, ऐसे तो तुम उनकी आजादी छीन रहे हो। तो बॉबी कहता है, मैं ऐसा नहीं करता था, मेरा काम पूरा होने पर मैं मजदूरों को उनके पासपोर्ट लौटा देता था ताकि वो अपने घर जा सकें। लेकिन टोनी ऐसा नहीं करता था, उसने आज तक किसी मजदूर को पासपोर्ट नहीं लौटाया। और ये सुनकर एलिजाबेथ चौंक जाती है, क्योंकि तभी उसे याद आता है कि बोगडन ने उसे एक बार बताया था कि वो अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन उसके बॉस ने उसका पासपोर्ट रख लिया है और देने से इनकार कर रहा है। यानी अब एलिजाबेथ समझ जाती है कि बोगडन का बॉस टोनी था और अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए बोगडन ने ही टोनी को मारा होगा। दूसरी ओर बोगडन स्टीफन के सामने ये कबूल कर लेता है कि मैंने ही टोनी को मारा है, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो कहता है कि दरअसल जब मैं टोनी के पास अपना पासपोर्ट लेने गया तो हमारे बीच में हाथापाई हो गई और उसी में टोनी मारा गया। असल में बोगडन अच्छे दिल का इंसान था, इसलिए उसने स्टीफन को सारी बात बता दी। लेकिन स्टीफन को डिमेंशिया थी, जिसकी वजह से वो उसी वक्त सब कुछ भूल जाता है और ये देखकर बोगडन को राहत मिलती है। उधर एलिजाबेथ को डर था कि बोगडन स्टीफन को कुछ ना कर दे, इसीलिए वो फौरन बॉबी की दुकान से ओल्ड एज होम की ओर जाने लगती है। और जब वो पुलिस के साथ ओल्ड एज होम पहुंचकर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि स्टीफन बोगडन की बनाई चाय पी रहा था। वो चिल्लाती है कि तुमने चाय क्यों पी? हो सकता है कि बोगडन ने इसमें जहर मिलाया हो। अब पुलिस को देखकर बोगडन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉन आकर उसे पकड़ लेता है। इतने में तभी जॉयस भी स्टीफन को चेक करती है, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। एलिजाबेथ बोगडन से पूछती है कि आखिर तुमने टोनी को क्यों मारा? डर और अपनी बेवकूफी की वजह से बोगडन पुलिस से कहता है, आप लोग स्टीफन की बात पर भरोसा मत कीजिए, वो अपनी तरफ से कहानी बना रहा है। डिमेंशिया की वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन तभी एलिजाबेथ एक टेप रिकॉर्डर निकालती है, जिसमें स्टीफन शतरंज खेलते वक्त हर चीज को रिकॉर्ड करता था ताकि वो सामने वाले की चाल समझ सके। इस तरह रिकॉर्डर ऑन करते ही बोगडन की सारी बातें पुलिस के सामने आ जाती हैं और वो खुद कबूल कर लेता है कि मैंने ही टोनी को मारा था। और इसके बाद पुलिस बोगडन को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ फिर से पीटर के केस पर काम कर रही थी। इसी बीच फाइल में उसकी पुरानी फोटो को देखकर उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिससे पूरा केस उलझ जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो अपनी पूरी टीम के साथ पेनी के कमरे में जाती है, जहां जॉन भी मौजूद था। अब वो कहती है कि हमने एंजेला और पीटर के केस को सुलझा लिया है। मुझे पता चला है कि पीटर ने जो कहानी पुलिस को सुनाई थी वो झूठ थी, क्योंकि उसने खुद अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला को खिड़की से धक्का देकर मारा था। अब पुलिस उसे अच्छा मानती थी, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया था। लेकिन पेनी जानती थी कि असली कातिल पीटर ही है, इसलिए उसने पीटर को ढूंढा और उसे मार डाला। इसके बाद वो जॉन से कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि पीटर की मौत के बाद तुमने ही उसकी लाश ओल्ड एज होम से कब्रिस्तान में छुपा दी थी, ताकि पेनी को मर्डर के इल्जाम से बचा सको। ये सुनकर जॉन पूछता है, तुम जो कुछ भी बोल रही हो इसे कैसे साबित करोगी? तो एलिजाबेथ पीटर के केस की फाइल से कुछ पुरानी फोटोज निकालती है और जॉन को दिखाकर कहती है, ये सभी फोटो जांच के समय की हैं और इसमें पेनी भी मौजूद है। तुम खुद देख सकते हो कि पेनी इस फोटो में पीटर को नफरत की निगाहों से देख रही है। जॉन रोते हुए कहता है, हाँ, पेनी ने ही पीटर को मारा था, क्योंकि वो एक कातिल को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। फिर एलिजाबेथ कहती है, मैं जानती हूँ कि प्रोटेस्ट के वक्त तुमने रॉयन को ड्रग्स का इंजेक्शन देकर मारा था,
क्योंकि तुम्हें डर था कि कब्रिस्तान की खुदाई में पीटर की लाश मिलने से पेनी का मर्डर का राज खुल जाएगा। इसके बाद एलिजाबेथ पेनी के कमरे को चेक करती है और वहां उसे ड्रग के इंजेक्शन मिल जाते हैं। अब जॉन रोते हुए कहता है, मैंने ये सब पेनी को बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बेचारी फिलहाल जिस बीमारी से जूझ रही है उसकी वजह से कई सालों से उसने आंखें तक नहीं खोली। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी, लेकिन इससे पहले मैं पेनी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ अकेले में। अब एलिजाबेथ उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे पता था कि जॉन खुद को और पेनी को वही इंजेक्शन देकर मारना चाहता है, ताकि वो दोनों चैन से इस दुनिया से अलविदा कह सकें। और ऐसा ही होता है जैसा एलिजाबेथ ने सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूपर चेज ओल्ड एज होम के सभी सदस्य जॉन और पेनी के फ्यूनरल में जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही हाइप बटन को दबाकर इस वीडियो को प्रमोट भी कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।